जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि हम लोगों ने जो हमें फाइनेंसिंग होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में तमाम स्कूल्स में उसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग किस तरीके से अच्छी मैनेजमेंट करके अपनी जो बजट एलोकेशन है वो करवाते हैं। हम ये पढ़ेंगे कि एक स्कूल को चलाने के लिए बजट बनाना क्यों ज़रूरी होता है। इसी तरह से बजट की कितनी टाइप्स होती हैं, बजट कितनी दफ़ा हमें मिलता है साल में और उसकी क्या क्या कह लें कि अपनी स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए आप किस तरीके से बजट एलोकेशन कर सकते हैं। मेनली जो है हमारे पास जो बजट टाइप्स हैं उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पब्लिक फाइनेंस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, introduction. We have started about public finance. What is public finance? What is budgeting? And how it is important for school heads to understand for the resource management. तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। तो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली तमाम जो आपको इनकम मिल रही है और आपका कितना खर्चा हो रहा है, मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी आई आपको और आपको कितना आप खर्च कर रहे हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको पब्लिक फाइनेंस रेवेन्यू कलेक्शन कहलाती है। ओवरऑल बजटिंग क्या होती है? बजटिंग हमारा वो प्रोसेस है या प्लान है जिसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़रा हम ये देखते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में वो तमाम जो आपको कहने की पेमेंट्स आती हैं आपकी इनकम में, वो तमाम चीज़ें आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आती, मतलब उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करनी होती है, आपको कितना फ़ंड आ रहा है और आपने उसमें ही अपनी इनकम में गुज़ारा करना है। ये असल आपको पता होना चाहिए कि उससे बाहर आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी इनकम है उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर होगा तो फिर ये खसारे में चलेगा और जब खसारे में स्कूल चलता है तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्कूल हेड्स के लिए ओवरऑल रिसोर्स मैनेजमेंट में? तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस को आप ज़रा गौर से समझें कि ये वो इनकम है और वो एक्सपेंडिचर है जो हम खर्च करते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए और इसका क्या असर होता है हमारे स्कूल्स में। अब हमने स्कूल से रिलेटेड बात करेंगे तो इससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी डिपेंड कर रही होती है। इसके की कंपोनेंट हमारे पास रेवेन्यू है कि हम लोग को रेवेन्यू कहाँ से आता है, हमें टैक्सेस, कोई फ़ी है, फाइन्स है, इससे हुकूमत जो है वो पैसे जमा करती है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर वो जगह है जहाँ गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है अपने डिफरेंट सेक्टर्स में। तो एजुकेशन सेक्टर पे भी ख़ासा कह लें, इस दफ़ा तो खैर बजट भी बहुत ज़्यादा एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्कूल में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उस पर वो कम, मतलब जितनी कमी है उसको दूर किया जाए और अगर कोई मज़ीद मिसिंग फैसिलिटीज़ उनके ज़हन में उन्हें नज़र आ रहा है तो उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। पब्लिक डेट क्या होता है? पब्लिक डेट बेसिकली गवर्नमेंट बोरोइंग टू कवर डेफिसिट्स होता है। अब इसमें हमारे पास तमाम वो लोन आ जाता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? एक लफ्ज़ पूछा जाता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट टैक्सेशन और स्पेंडिंग पॉलिसीज़ होती हैं। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ओवरऑल पब्लिक फाइनेंस में? तो पब्लिक फाइनेंस जो है ना बेसिकली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में की डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी करता है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, आपका ऑडिट होगा तो आपके तमाम अकाउंट्स क्लियर होने चाहिए। हेल्प्स इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी तमाम जो रिसोर्सेज समझें आपके पास आती हैं तो वो ओवरऑल कवर कर देता है उसको। आपके जितने भी आपका एक्सपेंडिचर है, जब वो आपको फंड आता है तो आप उसमें से इजीली अपने स्कूल को मैनेज कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सो
होपफुली आपको पब्लिक फाइनेंस अब तक क्लियर हुआ हो गया होगा। इसको मैं ज़रा रिकैप कर देती हूँ। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपको मिलते हैं, ये तमाम पब्लिक फाइनेंस है। और ये क्यों हमें मिलता है? ये रेवेन्यू जनरेशन से मिलता है और एलोकेट करना होता है हमें एक्सपेंडिचर के लिए। आपको जो भी एक्सपेंडिचर है ओवरऑल स्कूल को रन करने के लिए, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक फाइनेंस रेवेन्यू कलेक्शन से जमा होता है, टैक्सेस या कोई फीस है उससे जमा होता है। और बजटिंग इसमें एक ख़ास अहमियत रखता है। बजटिंग में एलोकेशन रखनी है आपने कि आपकी क्या-क्या आपकी ज़रूरियात हैं, कौन-सा काम सबसे पहले करना है, किसे तरजीह देनी है, किसे तरजीह नंबर 2 देनी है, इस तरीके से आपने बजट बनाना होता है। जब बजट बनाते हैं तो फिर बाद में हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिचर हमारा एक मैनेजमेंट ये भी है। एक्सपेंडिचर की भी मैनेजमेंट इस तरह है कि आपने प्लानिंग करनी है, आपने देखना है कि कौन सी प्रायोरिटी आपकी सब स्पेंडिंग की सबसे पहले उस पे खर्च करना है। फिर आप एलोकेट करेंगे इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज को कि हमने कहाँ-कहाँ खर्च करना है, ठीक है? तो इससे आपके एजुकेशनल जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। ना सिर्फ अचीव होते हैं, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपने याद रख लेना है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको होपफुली बेसिकली अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। तो ये स्कूल हेड्स को इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट पता होनी चाहिए स्कूल फाइनेंसेस के बारे में। उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ का पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए प्रायोरिटाइज़ करना है कहाँ स्पेंडिंग को, और एजुकेशनल एक्सीलेंस आपने किस तरीके से हासिल कर सकते हैं आप। तो ये की इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे जिसमें रिसोर्स एलोकेशन मैंने आपको बता दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपकी स्कूल में, एक अच्छी कह लें एक स्टेबिलिटी रहेगी। इकोनॉमी आपकी जो है वो मतलब आप इकोनॉमिकली अच्छे से काम कर सकते हैं जब आपको फंडिंग अच्छे से हो रही है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, स्कूल में जो फंडिंग है उससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में कोई रिपेयर करवा सकते हैं और इससे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मेक श्योर की जाती है। तो रिसोर्स एलोकेशन के बारे में अब हम मज़ीद करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन को ही बजटिंग कहा जाता है। तो व्हाट इज़ बजटिंग? अब बजट है फाइनेंशियल प्लान जिसके ज़रिए से हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स में एक बैलेंस्ड बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है, एक डेफिसिट बजट होता है। अब सरप्लस बजट का मतलब है कि जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, आपका इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज़्यादा है, बजट थोड़ा मतलब आपने जो बनाया था फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख की ज़रूरत थी, आपको 4 लाख मिला है, तो ये सरप्लस बजट आपका है, ठीक है? इसी तरह एक है बैलेंस बजट, यहाँ जितनी इनकम है 1 लाख खर्चा है और 1 लाख ही मिला है, ये आपकी कह लें कि ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस्ड बजट। और डेफिसिट बजट जहाँ कमी, जहाँ सारा हो, जहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ जाए इनकम से, और ये सबसे बुरी बात होती है कि डेफिसिट बजट हो गया तो आप कैसे काम करेंगे? आपके पास तो बजट ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कैसे काम कर सकते हैं? रेवेन्यू बजट क्या है? ये डेली का बजट है, मतलब आपने जो भी डेली इनकम और एक्सपेंसेस आपके होते हैं, ये रेवेन्यू बजट होता है। इसी तरह एक होता है कैपिटल बजट। व्हाट इज़ कैपिटल बजट? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल का कोई आपका खतरनाक कमरा है या आपने अपने स्कूल में नए कमरे बनवाने हैं, तो ये कैपिटल बजट आप इसकी डिमांड दे सकते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री बजट। ये आपको एडिशनल फंडिंग की जाती है कि अगर आपका कोई खर्चा ऐसा है जो आपको जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट आई है कि आपने आपके पास मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, आपने स्कूल के लिए डेस्क खरीदने हैं। तो कितने डेस्क खरीदने हैं आपके, 20 थे 30 है जितने, उसकी वो सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है, तो वो सप्लीमेंट्री बजट कहलाता है। ये एडिशनल फंडिंग होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये आप नोट डाउन कर लें, कहीं लिख लें। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है आपने ओवरऑल आपके साल का जो शुरुआत है ना वो ज़ीरो बैलेंस से शुरू हो रही है। ज़ीरो मीन कि जितना इनकम जितना खर्च हुआ, पैसे आए आपको 1 लाख ही खर्च हो गया। आपको 50,000 आपका ओवरऑल खर्चा था 1 साल का, 50,000 ही खर्च हो गया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जिसमें बराबर हो जाते हैं, खर्च हो गया, जस्टिफाई हो गया है, और वो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ऑल आइटम फ्रॉम स्क्रैच।
तो ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहलाती है। अब बजट का प्रोसेस क्या है ये देखेंगे, आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बजटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप बजट एलोकेट करते हैं अपने स्कूल का, आप प्रिपेयर करते हैं, आप तरजीहात लिखते हैं कि आपको क्या क्या पहले व्हाट आर योर नीड्स ऑफ स्कूल, ओके। देन आप उसे प्रिपेयर करेंगे, पूरा आपने अपना एक्शन स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान बनाना है, उसे अप्रूव करवाना है हायर अथॉरिटी से, जो भी आपके हाई ऑफिसर्स हैं, आपके आपके जो इमीडिएट बॉस हैं, आपने उनसे वो सिग्नेचर्स और विद स्टैम्प करवा के रख लेना। जब आपने ये रख लिया उसके बाद एग्जीक्यूट करना है आपने बजट को। और एग्जीक्यूट में ये कि आपने ओवरऑल जो बजट बनाया था उसको आगे इवेलुएट भी करवाना है। ये टोटल चार्ज इसके जो है ना बजटिंग प्रोसेस के 4 पॉइंट है। प्रेपरेशन, अप्रूवल करवा लेनी है, देन एग्जीक्यूशन और लास्ट में इवेलुएशन। अच्छा, ये आपने हमेशा ये एक की वर्ड लिखे हुए जो भी हमने पढ़े भी थे, इसे रिवाइज कर लिया आप। सरप्लस बजट जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, ठीक है। इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा, तो ये डेफिसिट यानी खसारे वाला बजट है। सरप्लस बजट यानी वाफिर मिकदार में बजट मिला है, आपकी इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है, आपके पास पैसे और बच चुके हैं। डेफिसिट बजट में कोई पैसे बचेंगे नहीं, इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है। बैलेंस्ड बजट देखें, जहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, ये बैलेंस्ड बजट कहलाता है। इसी तरह एक होता है डेवलपमेंट बजट, जिसके अंदर आपने फोकस करना होता है अपनी नई कोई भी आपने अपने स्कूल में कोई तामीर करना है, कोई कमरा बनवाना है, कोई भी काम करना है। बच्चियां आपके पास पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, तो लड़के लड़कियों के अलग वॉशरूम्स होने चाहिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए आपको काम चाहिए, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, ये फोकस इज ऑन प्रोजेक्ट्स एंड ग्रोथ। तो ये डेवलपमेंट बजट है। जैसे अब PHCIP प्रोजेक्ट के ज़रिए से हमारे पास कुछ ECCE रूम्स बने हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये डेवलपमेंट बजट उन सब को मिला होगा जिसके ज़रिए ये काम हुआ है। तो गवर्नमेंट जो बजट होती है वो बजट किस तरीके से अप्रूव करती है। अब वो अप्रूव क्या करेगा, एक साल का पूरा आपने अपना खर्चा इनकम और एक्सपेंडिचर बना के आपने आगे भेज देना होता है, और वो फिर आपकी हायर अथॉरिटीज जो है ना वो अप्रूव करती हैं। ओवरऑल हुकूमत एक बजट बनाती है जिसके अंदर तमाम महकमों को के लिए वो फंडिंग रखती है कि अगर हमारी इतनी ओवरऑल हमारी इनकम है तो हमने कहाँ कहाँ उसको एलोकेट या एक्सपेंड करना है। हर डिपार्टमेंट का अलग फिर बाद में बनता है। तो ये प्रिपेयर कौन करता है काम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती है। गवर्नमेंट का जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, और ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो इसको अप्रूव करती है। हर साल ये बजट पेश किया जाता है जून में, और ये इंक्लूड इसमें क्या होता है, आपका करंट रेवेन्यू और आपके डेवलपमेंट बजट्स। ये दोनों चीज़ें, करंट रेवेन्यू कितना इनकम आ रही है हुकूमत को, और कितने डेवलपमेंट बजट है उनका। अब स्कूल बजटिंग पे हम आते हैं। जैसे हुकूमत ने बजट तो बनाया, स्कूल बजटिंग में आपने फंड्स एलोकेट करने हैं अपने स्कूल ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। अब इसमें हमारी सैलरीज, आपका मेंटेनेंस वर्क, आपका टीचिंग मटेरियल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। प्लानिंग करनी है, एनुअल डेवलपमेंट स्कूल की, एनुअल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल को प्लान करना है। इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कूल हेड। तो स्कूल हेड जो है वही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने ही बजटिंग करनी है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेड टीचर इन बजटिंग। अब ज़रा ये आपने वो पूछ सकते हैं कि आप बजट कब बनाते हैं। आपने बता देना कि ये हर साल जब भी फंड आएगा उससे पहले, फंड आपको जुलाई में आ रहा है तो आपने ये मार्च में आपने अपना बजट कंप्लीट कर लेना, आपका एक्शन प्लान बना हो। या अगर आपको कुछ ऐसे भी है कि आपको बजट एलोकेट जो होता है ये हाई स्कूल में होता है, ये हाई स्कूल में बजट बनाया जाता है जिनकी डीडीओज वो खुद होती हैं, ठीक है। तो अगर अब प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल है तो उसमें हेड टीचर ने बजट नहीं बनाना होता, उसमें कौन बजट बनाएगा आपका, उसमें आपका बजट जो बनाएगा वो आपकी जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो बनाएंगे, क्योंकि उन्हें एलोकेशन मिलती है, तमाम तनख्वाह और जितने भी स्कूल की बजट्स हैं वो आगे भेजते हैं अप्रूवल के लिए। तो जब अप्रूव होकर आपको फंड्स मिलते हैं तो आप उसे अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आपके प्रॉपर होते हैं। और इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल के ज़रिए।
ओवरऑल आपने क्या स्कूल के अंदर काम किए हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर कह लें कि ज़रूरी हैं। अब रोल ऑफ हेड टीचर में जो आपका ओवरऑल बजट आपने बना लिया, आपने फंड्स को यूटिलाइज़ कर दिया, आपने अपना रिकॉर्ड भी कीप करना है। आपने साथ-साथ अपनी जो भी आपने जहाँ भी खर्चा किया है तो उसकी आपने रिकॉर्ड अपने पास रखना है और ये कल को मॉनिटर चेकिंग भी हो सकती है इसकी। तो यहाँ तक हमारा जो बजटिंग का टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है अब आपको पब्लिक फाइनेंस और बजटिंग इन दोनों का फ़र्क मालूम हो गया होगा। पब्लिक फाइनेंस क्या है, बजटिंग क्या होती है एंड इट इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपने उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। हेड टीचर इसमें की रोल प्ले करता है। हेड टीचर जो है वो स्कूल बजटिंग में की रोल प्ले करता है, ये आपने याद रखना है। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी आके आपका ऑडिट कर सकता है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका काम ऑनेस्ट तरीके से हुआ होगा, ठीक है? आपका प्लानिंग जो आपकी प्लानिंग है वो इसमें बहुत अहमियत रखती है। स्ट्रॉन्ग बजटिंग लीड्स टू बेटर एजुकेशनल आउटकम। हमेशा जब भी बजट अच्छे तरीके से बना होगा तो हुकूमत की तरफ से भी उस चीज़ को बहुत मतलब कह लें अच्छा समझा जाता है, या जो भी ऑफिसर आपके आते हैं वो आपसे अगर पूछने आपने बजट बनाया हुआ है तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग बजट होगा तो आपका स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो यहाँ तक कि हमारा बजटिंग जो है ये टॉपिक एंड हो गया है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, बजटिंग के बेनिफिट समझ आ गए होंगे कि इससे आप फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं, आपका जो डेट है या आपको कोई कर्जा नहीं रहेगा, आप सेविंग कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, आप फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और एजुकेशन में बजटिंग हेल्प करती है हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स तमाम को, जो स्कूल हेड्स हैं वो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इसके साथ साथ वो प्लानिंग करते हैं कहाँ कहाँ खर्च करना है और वो साथ-साथ इन्फॉर्म करते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस को। सो इफेक्टिव बजटिंग इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट्स अचीविंग गोल्स। तो आपको ये अच्छे से कह लें कि इनकम जो आपकी एस्टिमेशन है उससे आप पता कर सकते हैं, आप एक्सपेंस प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो भी प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि आपने प्रायोरिटी नंबर 1 अलग रख दी, प्रायोरिटी नंबर 2 दे दिया, ओवरऑल आपने इसको ट्रैक करना होता है। और ये मॉनिटरिंग जो है ना, असल चीज़ इसमें यही है कि मॉनिटर करना होता है कि कितना अच्छे तरीके से आपने स्पेंडिंग की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम दोबारा